कचरा। इसको सही जगह फेंकना और संभाल के देना, कोई देखे नहीं। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभालूंगी। जल्दी दो। कौन है बेटा? कोई नहीं माँ, कचरा वाली थी। अरे कौन है? कचरा। अरे आ रही हूँ। क्या बैग खराब कर देगी? है? तू कौन है? मैडम, मैं ना नई सफाई वाली है। वो क्या है ना, सविता गांव गई है तो उसकी जगह मेरे को रखा है यहाँ पे। ये सेक्रेटरी भी ना इन्फॉर्म ही नहीं करता है और किसी को भी रख देता है काम पे। क्या मैडम, सुबह सुबह चिलम चिली करने का। लाओ, वैसे भी मेरे को 10 और घरों में जाना है। लाओ जल्दी दो। है तेवर तो देखो, जैसे ऑफिस ही जाना है तुझे। चल जा, नहीं देते डब्बा। हाँ हाँ तो मत दे, वैसे भी तेरे कचरे से कितनी बदबू आ रही है। अच्छा, परफ्यूम मार के दूं कचरा तुझे? अरे तो मैं मरी नहीं चाही हूँ लेने के लिए। बात तो ऐसे करी है जैसे लगता है कचरा नहीं सोना मांग लिया हो। एक मिनट, कहीं आप वही झगड़ालू औरत तो नहीं जो घड़ी घड़ी सबसे झगड़ा करते फिरते रहती है? हाँ, अरे बहुत किसे सुने हैं आपके बारे में। हाँ ए लड़की, मुझसे सवाल चला रही है तू? हाँ, औकात क्या है तेरी? क्या हुआ? सुबह सुबह ये चिल्लम चिल्ली क्या चल रही है? देखो ना मैडम, मैं ना नई सफाई वाली कचरा लेने के लिए आई थी। वो सविता ना गाँव गई है, उसकी जगह मेरे को रखा है यहाँ पर। मैडम से कचरा क्या मांग लिया? ऐसा लग रहा है कि इसका कचरा बेच करके कोई सोने का महल बना लेगी मैं। बाबा रे बाबा, कितना झगड़ा करती है ये। ओह, तो इसमें कौन सी नई बात है? सबके साथ झगड़ा करना इनकी पुरानी आदत है। आ गई होशियारी झाड़ने। ए सुन, हमारे फटे में टाउन मत अड़ा। माइंड योर ओन बिजनेस। चल, देख रहे हो ना कैसे झगड़ा कर रही है ये। वाह वाह, बड़ी आई। माइंड योर ओन बिजनेस। पहले अपने माइंड का इलाज कराओ। सबके नाक में दम करके रखा है अपने रोज के झगड़ों की वजह से। भाभी जी प्लीज, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आप अंदर जाइए। शोभा, अंदर जाओ। जाओ। खाली लड़ते रहती है, पता नहीं कैसी औरत है ये। आपको बीच में आने के लिए किसने बोला? हाँ, अगर आप बीच में नहीं आते थे ना तो उस रत्ना की बच्ची को देख लेती थी मैं। मुझे अंदर ले आए सो आए। आपने सॉरी बोला उसे? सॉरी बोला? अरे किससे पूछ के सॉरी बोला? हमेशा से गलत काम करते हो, हमेशा से गलत काम करते रहते हो। हाँ हाँ हाँ, सब हमारी गलती है, हमारी गलती है सब। लोग हमसे बात नहीं करते, लोग हमें देख करके दूर भाग जाते हैं, कोई हमें अपने घर में नहीं बुलाते, सब हमारी गलती है। शोभा प्लीज देखो, शोभा इस तरह से बात बात पे लोगों के साथ झगड़ा करना बंद कर दो। देखो शोभा, तुम जानती हो इस वजह से लोग हमारे घर को कितने बदनाम कर चुके हैं, यहाँ तक कि सोसाइटी वाले पुलिस की धमकी दे चुके हैं। अरे वो क्या पुलिस कंप्लेंट करेंगे, मैं खुद पुलिस स्टेशन जाऊंगी और एक एक को ठीक से देख लूंगी। और आप उनकी साइड ले रहे हो? उनकी? आपको अपनी बीवी की कोई फिक्र नहीं है क्या? हाँ, मैं तो हूँ ही ऐसी, झगड़ालू हूँ। मैंने सबकी नींद हराम करके रखी है। और ये बिल्डिंग वाले, ये तो संत महात्मा है ना। बहू, वो लोग भी गलत हो सकते हैं, लेकिन लोगों से बात करने का एक अलग ही तरीका होता है। आइए आइए, पधारिए। अरे मैं तो वही सोच रही थी कि अब तक आप कैसे नहीं पधारी अपने लाडले की तरफदारी करने के लिए। देखिए माँ जी, एक तो वैसे भी इन्होंने आपको मेरे मत्थे मड़ा है, वो भी मुझसे पूछे बिना। मेहमान बनकर आई हो तो मेहमान बनकर रहो घर में। शोभा, माँ से इस तरह से बात नहीं किया करते। तो आप कहो ना अपनी माँ से कि मुझसे बात ही ना करे। अरे पूरा दिन इनकी सेवा करती रहती हूँ, फिर भी ये सब सुनना पड़ता है। बस मॉम बस, सुबह सुबह दिमाग खराब करके रख दिया है। और अब दादी और डैड से कैसे बात कर रहे हो? क्या ये घर दादी का नहीं है? चुप कर, बदतमीज लड़की। बड़ों के बीच में बात करने से अच्छा है कि तुम अपनी पढ़ाई करो। पर तुम कहाँ पढ़ाई करती हो? पूरा दिन इस मोबाइल और लैपटॉप में घुसी रहती हो।
ये किसकी फोटो है? कौन है ये लड़का? तेरा बॉयफ्रेंड तो नहीं है? मॉम, जैसे अभी आपने बताया ना कि मैं आपके मामले में इंटरफेयर ना करूं, वैसे आप मेरे मामले में इंटरफेयर ना करें तो अच्छा होगा। बदतमीज लड़की, मुझसे जबान लड़ा रही है तू? बड़ों से बात करने का तमीज नहीं है तुझे? अगर मुझसे जबान लड़ाई ना तो याद रखना। हाँ, क्या कर लोगे आप? हाँ, क्या कर लोगे? जैसे भैया को इस घर से निकाल दिया, वैसे मुझे भी निकाल दोगे? हाँ काव्या! माँ, शोभा! बस बहुत हो गया। ऐसे किसी जवान लड़की से बर्ताव नहीं किया जाता। माँ, तुम्हें मंदिर जाने में देर हो रहा है ना? तो चलो मैं तुम्हें मंदिर छोड़ देता हूँ। काव्या, तुम्हें कॉलेज जाना है ना? चलो मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। चलो जल्दी चलो। तुझे तो मैं देख ही लूंगी। बहुत बदतमीज होने लगी है आजकल। आने दो इस बुढ़िया को मंदिर से, दरवाजा ही नहीं खोलूंगी। देखती हूँ अंदर कैसे आती है। शोभा, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? शोभा, क्या हुआ माँ जी? आपने शोभा को कहीं जाते हुए देखा है क्या? क्या हुआ माँ जी? रचना, तूने शोभा को कहीं देखा है क्या? माँ जी, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं है कि मैं उनको देखूं। पता नहीं उसमें भी उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए। पर हुआ क्या? शोभा दरवाजा नहीं खोल रही है। अब सर आप जाके सेक्रेटरी को बुला के लाइए ना प्लीज। अभी बुलाता हूँ। शायद वो बाथरूम में नहा रही हो। इतनी देर से नहा रही है? शायद अपना पाप धो रही होगी। माँ जी, आपके पास घर की दूसरी चाबी होगी ना? नहीं है। एक मिनट माँ जी, मैं आपके बेटे मनीष को फोन करता हूँ। हटिए हटिए। माँ, दरवाजा अंदर से बंद है। अंदर से कैसे बंद है? सर, घाव काफी गहरा है। लगता है किसी भारी चीज से वार किया गया। सर, हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो। इनका पैर फिसला और किसी चीज से टकरा के गिर गई। हाँ, एक्सीडेंट हो सकता है। एक काम करो, घर में जितना सारा फर्नीचर है चेक करो, उसके कॉर्नर चेक करो फर्नीचर के, और फिर देखो कहीं पर नुकीली चीज है क्या, शायद उससे टकराई हो। सर, सर। हाँ निखिल। सर, टूटा हुआ बांस और सर इस पे खून भी लगा हुआ है। हाँ, लगता है खूनी ने ये बाज बेचारी शोभा के सिर के पीछे मारा है इससे जोर से, और फिर शायद शोभा अपनी जान बचाते बचाते यहाँ से बाहर गई, गिर गई और फिर दम तोड़ दिया होगा। लेकिन सर, दरवाजा तो अंदर से बंद था, कुंडी लगी हुई थी, तो फिर खूनी घर से बाहर गया कैसे होगा? सर, हो सकता है बालकनी से चला गया। नहीं निखिल, इतनी ऊंचाई से कोई बाहर जा ही नहीं सकता है। सर, घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ। बस तो फिर वो सीसीटीवी कैमरा का फुटेज और लॉबी के सीसीटीवी कैमरा का फुटेज सब देख लेते हैं। मनीष जी, आज सुबह आप, आपकी माँ और बेटी काव्या जब घर से बाहर गई तब शोभा जिंदा थी, है ना? जी सर। मतलब शोभा जी का कत्ल हुआ सुबह 10:30 बजे के बाद में ही। पर काव्या, तुम 11 बजे कॉलेज से वापस क्यों आ गई थी? देखो, चुप रहने का कोई फायदा नहीं है। हमने लॉबी के सीसीटीवी फुटेज में देख लिया है। तुम ठीक 11 बजे बिल्डिंग में अंदर आई थी। काव्या, तुम कॉलेज नहीं गई? वो मेरा फ्रेंड अश्मित हमारी विंग में रहता है, मैं उसी से मिलने वापस आई थी।
अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई उसी वक्त जिस वक्त अपनी मां का कत्ल हुआ। तुम कौन हो? मैं रितेश। रितेश, आपका बेटा? जी सर। पर तुम तो घर छोड़कर चले गए थे। जी वो मैं घर छोड़कर नहीं गया था, मुझे इनकी पत्नी ने घर से निकाल दिया था। मतलब तुम्हारी मां ने, यही आदर रखते हो अपनी मां के लिए, यही संस्कार दिया? जब तुम यहां रहते नहीं थे तो किस लिए आए थे यहां पर? जी वो मैं किशोर से मिलने आया था। सर, अगर आपने सीसीटीवी फुटेज देखा होगा तो आपने देखा होगा कि मैं अपने डॉग को बाहर घुमाने लेके गया था। क्या बात है किशोर, जब ये रितेश तुम्हारे घर पे तुमसे मिलने आया तो तुम अपने घर से बाहर कुत्ता घुमाने निकल गए? हाँ सर, वो हमेशा आता जाता रहता है, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है शोभा जी का कत्ल हुआ है, समझे? चलो तुम सबकी बातें मान ली, बच्चे बिल्डिंग में आए अपने दोस्तों से मिलने, मगर घर नहीं गए। बिल्डिंग के अंदर बाहर लोग आते जाते रहे और शोभा जी के घर के बाहर कोई नहीं आया। काश अगर कोई भी, एक भी शोभा जी से मिलने जाता तो शायद आज बेचारी मासूम शोभा बच जाती। सर, वो कोई बिचारी औरत नहीं थी, जैसी औरत थी उसके साथ वैसा ही हुआ। क्या मतलब? माफ कीजिएगा मनीष भाई, सोसाइटी की इज्जत का सवाल है। सर, शोभा जी का सोसाइटी में किसी के साथ भी बिहेवियर अच्छा नहीं था। आए दिन छोटी छोटी बातों में झगड़ा करती थी। इवन सर, आज भी उनका झगड़ा हुआ था। झगड़ा हुआ था? किसके साथ? इनसे, रचना जी से। ओह सर, मैं सर, मैंने उसको नहीं मारा सर। मैंने तो कभी किसी मच्छर को भी नहीं मारा सर। एसीपी साहब, इन सोसाइटी के सारे लोगों को मैं जानता हूं, इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो शोभा को इस तरह से मार सके। अगर शोभा जी का खून तो हुआ है ना, किसी ने तो किया है। अरे तारिका, ये क्या कर रही हो? ऐसा क्या कर दिया डॉक्टर साहब ने? करने दीजिए ना सर, कुछ भला करने जा रही है तो उसे टोकना ठीक नहीं है ना सर? नहीं, मैं जानता हूं अच्छी तरह से। जिस दिन मैं वहां पर लाशों की जगह लेटा हुआ होऊंगा ना, तुम लोग सबको मिठाई बांटने वाले हो, जानता हूं मैं तुम्हारे सारे इरादों के गुब्बारों को उड़ने से पहले ही फोड़ करके दम लूंगा, समझे? हमारी वजह से आप बच गए सालू के साहब, वरना तारिका ने तो आपका सर फोड़ ही दिया था। अरे मैं तो सिर्फ इनायत कर रही थी। अच्छा, सालू के साहब का सर फोड़ने का? जी नहीं, इस औरत के सर पे किस चीज से बहुत जोर से मारा गया है जिससे इसकी मौत हो गई, ये पता लगाने के लिए। देख सालुंखे, किस चीज से मारा ये तो हमें पता है, यही मर्डर वेपन है। हाँ, इस पे तो हमें इनका खून भी मिला था जो उस वक्त तक सूखा भी नहीं था। ये लो, बहुत बढ़िया। हाँ? जो भी वहां पर मिला उस पर भरोसा करके आगे सीधे आना, कमाल है, बिना अपना दिमाग लड़ाए। तारिका, कई बार मैं सोचता हूँ अगर हम नहीं होते तो इन लोगों का बेचारों का होता क्या है? ये बात हमें क्राइम सीन पर मिला है। अगर इससे नहीं मारा गया तो फिर इस पर खून कहां से आ गया? क्या अपने आप छल के आ गया है? ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ ये मैं जरूर जानता हूँ कि ये मर्डर वेपन नहीं। डॉक्टर साहब, आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं? हाँ, अब आए पॉइंट पर। तो सुनो, इस औरत की मौत हुई है खोपड़ी की हड्डी टूट जाने की वजह से, पर हड्डी टूटी नहीं है, चकनाचूर हो गई। और ऐसा तभी हो सकता है जब जबरदस्त तरीके से इस पर वार किया गया, बहुत ज्यादा इंपैक्ट की जरूरत होती है। और इस बात से कितनी भी जोर से क्यों ना मारा गया, हड्डी इस तरह से चकनाचूर नहीं हो सकती। अगर इनका खून इस आवाज से नहीं हुआ है तो फिर किस चीज से हुआ है? बहुत भारी चीज से इसके सर पे वार किया गया है। बहुत भारी चीज से? तो फिर सालुंखे, हमें वहां क्राइम सीन पर इसके अलावा और कोई भारी चीज नहीं मिली, समझे? दया, इसके पास और कोई जवाब नहीं है, हमारा टाइम बर्बाद कर रहा है। चलो। एक मिनट, मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूँ? हाँ। मैं डॉक्टर सालू के तुम लोगों का टाइम बर्बाद कर रहा है? हाँ। ठीक है,
तो मैं खुद वहां क्राइम स्पॉट पे जाकर के ये थ्योरी प्रूव करके दिखाऊंगा बॉस। तब पता लगेगा कौन टाइम बर्बाद कर रहा है, मैं या तुम खुद अपना टाइम बर्बाद करो। तारिका मेरे बैग, अरे बैग दो ना तुम यार, मैं बताता हूँ इन्हें कौन टाइम बर्बाद कर रहा है। फास्ट क्विक। सब अभी बता दो, मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। सालूम के साथ तो कोयले के इंजन की तरह धुआं उड़ाते हुए चले गए। गुस्सा हो गए क्या? हाँ, तुम्हारी वजह से। अब आएगा मजा। सब कुछ ढूंढ लिया, आप क्या ढूंढेंगे? अपना सर ढूंढो। कहा था ना यार तुमसे, कोई भारी चीज से मारा गया तो भारी चीज ढूंढो ना प्लीज। साहब क्या लगता है इससे मारा होगा? सर क्या इससे मारा होगा? नहीं, इससे नहीं हो सकता। सर ये देखिए सर, काफी भारी है सर, इससे मारा होगा। सर पे मार के देखो, अगर सर खुल जाएगा तो मान लो। आपके सर पे कैसे मार? शट अप यार सालू की क्यों टाइम बर्बाद कर रहा है हमारा तू? बॉस प्लीज मुझे ढूंढने दो। एक काम करो, आप लोग बैठो, मैं जरा ढूंढता हूँ प्लीज। पूरी दुनिया में सर्दी फैलाएगा। ओए, अरे यार क्या हो गया? सर क्या हुआ, आप इतना ठीक क्यों रहे हैं? मसाला मसाला मसाला। हाँ सर, चारों तरफ मसाला गिरा हुआ है और यहाँ पे निशान भी है। लगता है मसाला कूटने का खलबट्टा रखा था यहाँ पे। सर बट्टा तो काफी भारी भी होता है। एक काम करो, आसपास जितने भी घर हैं, सारे के सारे घर चेक करो। श्रेया, दादी माँ को लेकर आओ। आप लोग? हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। लेकिन खून तो वहां हुआ है, आपको यहाँ क्या मिलेगा? देखिए, आपकी बिल्डिंग में खून हुआ है। क्या आप चाहती हैं कि एक और खून हो जाए? प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। ओके, आइए। शोभा भी ना मरने के बाद भी मेरी पीछा नहीं छोड़ेगी। हाँ श्रेया। सर ये देखिए। सर ये तो हमारी है। नहीं नहीं, ये तो हमारा है। आंटी जी को कोई गलतफहमी हो रहा है। सर इसके नीचे शोभा का नाम लिखा हुआ है। शोभा? तो क्या आपने इन्हें ये दिया था? नहीं सर, आज सुबह तक तो ये हमारे पास ही था। तो फिर यहाँ कैसे? के जरा चेक कर लिया। वो क्या है ना सर, मैंने गोलू के पापा को छोले खिलाने का वादा किया था। शोभा जी तो मर ही गई थी, वो इससे क्या करती, इसलिए मैं ये लेके चली आई। मैंने कोई खून नहीं किया सर, मैं सच बोल रही हूँ सर, मैंने कोई खून नहीं किया। बॉस, इन पर तो कहीं भी खून के ट्रेसेस नहीं। खून का निशान नहीं? मतलब ये मर्डर वेपन नहीं है? मुझे लगता है शोभा ही हमें बताएगी कि उसका खून कैसे हुआ है और किसने किया। आसान के बोल।
अच्छा, गेरू मिट्टी। अच्छा ठीक है सचिन, मर्डर वेपन का पता चल गया है। पर वो क्या है सर? गमला। गमला? हाँ गमला। साळुंखे को शोभा के कान में गेरू मिट्टी के कुछ अंश मिले। गेरू मिट्टी जो गमले में इस्तेमाल होती है। सर हमें शोभा के घर में एक भी फ्लावर पॉट नहीं मिला है। देखते हैं। गमला यहीं पर गिरा है। पर सर गमला गया कहाँ? हो सकता है किसी ने साफ कर दिया हो ताकि कोई सुराग न बचे, लेकिन मौत हुई है इस गमले की वजह से ही। लेकिन सर ऐसा कैसे हो सकता है? घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में तो हमने किसी को कमरे के अंदर जाते देखा नहीं। तो फिर शोभा जी के सर पे गमला मारा किसने होगा? वही तो समझ में नहीं आ रहा है सचिन कि गमला मारा किसने, और फिर इतने जोर से मारा है कि किसी इंसान की जान ही चली जाए। हाँ सर, सवाल ये भी है कि बंद कमरे से खूनी बाहर गया कैसे? जमीन चीर के या आसमान फाड़ के? जमीन चीर के तो नहीं निखिल, जमीन चीर के नहीं, आया होगा तो आसमान फाड़ के ही। 1 2 3 4 5 6 7वें मंजिल पर शोभा जी रहती है, वो रही उसकी बालकनी, और बिल्कुल उसी के ऊपर है 8वें मंजिल की बालकनी। चलो चलकर देखते हैं। सर? हाँ श्रेया। सर ये देखिए, स्टैंड जैसा कुछ है। स्टैंड जैसा तो है। श्रेया, ये गमले का ही स्टैंड है। गमला इसी स्टैंड पर था। ये देखो, यहाँ से गमला यूं धक्का मार के नीचे फेंका गया। ये फ्लैट किसका है? सर किसी एनआरआई का है, और बिल्डिंग का सेक्रेटरी होने के नाते इसकी चाबी सिर्फ मेरे पास ही रहती है सर। क्या हाल फिलहाल में यहाँ पर कोई आया था? मुझे नहीं पता। तुम्हें पता नहीं? तो फिर इसका एक ही मतलब हो सकता है कि जबकि इस फ्लैट की चाबी सिर्फ तुम्हारे पास ही है, तो इस फ्लैट में भी सिर्फ तुम ही आए होंगे। ये क्या कह रहे हैं सर? मेरे कहने का मतलब है कि फ्लैट की चाबी उन्होंने मुझे दी थी। क्या है सर कि सारे एम्प्टी फ्लैट की चाबी ऑफिस के ड्रॉअर में होती है। एजेंट लोग सर कभी भी आते जाते रहते हैं, तो सर मैं 24 घंटे उनके लिए घर पे थोड़ी ना रहूंगा सर। ये खाली फ्लैट्स की चाबियां ऑफिस में रहती है, ये बात सबको पता है? हाँ, हमारे सारे रेजिडेंट्स और सारे कमिटी मेंबर्स को ये बात पता है। हमारे अलावा कोई भी कभी भी ऑफिस जाकर चाबी ले सकता है। वाह, देखा कितने अच्छे सेक्रेटरी है ये सोसाइटी के, जबकि सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। फ्लैट के अंदर कोई भी घुस सकता है, कुछ भी कर सकता है। यहाँ तो एक खून हुआ है, खून, समझे? और ये जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। सर खून तो शोभा जी के फ्लैट में हुआ है सर, इससे इस फ्लैट का क्या कनेक्शन हो सकता है सर? जाइए, आप जाइए नीचे और सबको इकट्ठा कीजिए, सारे रेसिडेंट्स को कंपाउंड में। जाइए जल्दी। जी सचिन, ये देखो, हम हैं 8वें मंजिल की बालकनी पर और शोभा जी रहती थी 7वें मंजिल पे। जब शोभा जी वहां अपनी बालकनी से बाहर झुकी होगी किसी काम की वजह से, तब 8वें मंजिल के मतलब यहां से वो गमला शोभा जी के सिर पर मारा गया, ठाम करके ऐसे। भगवान का लाख लाख शुक्र है, वरना आज तो मसाला कूटने के चक्कर में मेरी कुटाई हो जाती उन सीआईडी वालों के हाथों। इसीलिए छोले को मारो गोली, ये लौकी खिला दूंगी गुल्लू के पापा को। ओह गॉड!
क्या किया? आज तो शायद लॉ के भी नसीब में नहीं है। एक्सक्यूज मी, हाँ गलती आपकी है। एक तो आप मेरे बीचों बीच आ गई, उल्टा आप मुझे सुना रही हैं। तुमको तो मैंने कहीं देखा है। देखिए, आपका जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसके लिए आई एम सॉरी। मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। रुक रुक, तुम वही सफाई करने वाली हो ना? अरे रुक, अरे छोड़ मेरे हाथ। तेरी वजह से वो शोभा मेरे ऊपर राशन पानी लेके चढ़ गई थी। कौन शोभा? कैसा राशन पानी? मैं कुछ भी नहीं जानती। एक्सक्यूज मी। अरे स्क्वीज तो तेरी आज मैं करूंगी। तेरे जाने के बाद ही शोभा का कत्ल हुआ था। क्या? चल मेरे साथ सीआईडी के पास चल। चल चल। हमें उस चीज का पता चल गया है जिससे शोभा जी का खून हुआ है। एसीपी साहब, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो कौन सी चीज है जिससे मेरी पत्नी का खून हुआ? फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट? जी हाँ, फ्लावर पॉट। बिल्डिंग के 8वें मंजिल पर जो फ्लैट बंद पड़ा है उसके बालकनी के ऊपर रखा गया था ये फ्लावर पॉट और ऊपर से शोभा जी के सिर पर मारा गया। फ्लावर पॉट। किसने किया ये सब? मुझे नाम बताइए जिसने मेरे परिवार को हमसे छीन लिया। बताइए एसीपी साहब, कौन है वो? ये तो कहना पड़ेगा कि बड़ा चालाक खूनी है ये। बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग की थी, लेकिन भूल गया कि कोई भी कातिल कितना भी चाहे चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती तो कर ही जाता है। जानना चाहते हो कौन है वो खूनी? आप में से ही कोई है, आप में से। ये सफाई करने वाली है। आज सुबह जब शोभा का खून हुआ था उससे पहले मैंने इसको बात करते हुए देखा था। अभी भेस बदलकर भाग रही थी। देखिए, मुझे नहीं पता कि ये औरत कब से क्या बकवास की जा रही है। मैं तो यहाँ पर पहली बार आई हूँ। मेरा हाथ छोड़ो ना। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने इससे झगड़ा करते हुए देखा था। मुझे तो लगता है यही खूनी है सर। क्या बकवास की जा रही हो तुम? हम पता लगा लेंगे। जरा देखिए इस लड़की को और बताइए, क्या आप में से किसी ने इसको देखा है आज सुबह? हाँ सर, मैंने देखा इस लड़की को। सर, ये वही लड़की है जो आज सुबह में शोभा जी के साथ लड़ रही थी। रुक, कहाँ भाग रही है? ये सब रोना धोना बंद करो और बताओ कौन कौन है इसके पीछे। तुम्हारे अकेली का काम नहीं है ये। बताओ जल्दी, कौन कौन मिला हुआ है तुम्हारे साथ इस काम में? हाँ? क्यों खून किया शोभा का? खून? नहीं नहीं सर, मैंने कोई खून नहीं किया। मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच कह रही हूँ। जमाना बड़ा बदल गया है सर। इतनी महंगी घड़ी और ब्रांडेड चप्पलें पहन के घूम रही है। यहाँ तो सीआईडी में ईमानदारी से काम करने के बाद पिछले 5 साल में ये वाले जूते पहन पाया हूं मैं। हाँ, सच कह रहे हो फ्रेडी। लेकिन ये है ना, मुखौटा पहनी है सफाई कामगार का, है तो कोई और ही। पूर्वी, ऐसे नहीं बताइए। हाँ, नहीं, प्लीज मैम, मुझे मत मारिए। मैं बताती हूँ, मैं सब सच बताती हूँ। दरअसल मेरे पास एक फोन कॉल आया था। कौन लोग थे मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग शोभा से बदला लेना चाहते थे। बदला कैसे लेना है वो सारे इंस्ट्रक्शन मुझे फोन पर बता दिए गए थे। मैंने बस उसे फॉलो किया था और कुछ नहीं किया था, खून नहीं किया था सर। एक अनजान आदमी ने तुम्हें फोन कॉल किया और तुम उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई? हाँ सर। ऐसी क्या दुश्मनी थी तुम्हारी शोभा से? सर, शोभा अच्छी औरत नहीं थी। वो बहुत ही घमंडी और झगड़ारू किस्म की औरत थी। सर, मैं एक स्टोर में सेल्स गर्ल का काम किया करती थी। मेरे स्टोर में आई वो एक दिन, नेल पेंट दिखाने के लिए कहा। नेल पेंट का ढक्कन जब मैं खोल रही थी तो सर गलती से वो नेल पेंट की कुछ बूंदें उसके साड़ी के पल्लू पे गिर गई थी सर। उसके बाद उसने जो हंगामा खड़ा किया,
मैंने उससे माफी मांगी, मिन्नती की कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन उसने मेरी एक बात भी नहीं मानी। मैनेजर के पास चली गई सर। मैनेजर ने मुझे नौकरी से बाहर निकाल दिया। 2 महीने तक मुझे कहीं कोई नौकरी नहीं मिली। घर का किराया तो दूर, खाने तक को मेरे पास पैसे नहीं थे। मकान मालिक मेरे सिर पर चढ़ करके मुझे परेशान करने लगा, कहा कि निकलो मेरे घर से। सर, उसने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। फिर मैंने ठान लिया था कि उस शोभा से मैं बदला जरूर लूंगी। इसलिए तुमने कानून को अपने हाथ में लेने का फैसला किया है? सर, मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। ये लो, सब कुछ मान लिया तो माफी मिल गई, ऐसे लगता है तुम्हें? है? तुम्हारी सजा हम कम कर सकते हैं, मगर एक शर्त पर। हाँ सर, मुझे आप लोगों की सारी शर्त मंजूर है। बताइए मुझे क्या करना होगा। तो ये बताओ कि फोन पे एग्जैक्टली क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए थे तुम्हें? मुझे बस वो फ्लावर पॉट गिरने के बाद उसे साफ करने के लिए कहा गया था। वो फ्लावर पॉट जैसे बालकनी से शोभा के सर से टकराकर नीचे गिरा, तो मेरे पास उसे झट से साफ करके वहां से मैं निकल गई। बस यही किया था मैंने। वो फ्लावर पॉट किसने फेंका था? फ्लावर पॉट? नहीं, किसी ने फेंका नहीं था। किसी ने नहीं फेंका? ये कैसे हो सकता है? कोई तो ऊपर था फेंकने वाला। नहीं सर, मैं सच कह रही हूँ, वहाँ पर कोई नहीं था। वो फ्लावर पॉट अपने आप गिरा था। कौन था ऊपर? यकीन कीजिए, मैं क्यों झूठ बोलूंगी आप लोगों से। निखिल, पता लगा किसका फोन आया था शीला को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए? उदय, टूटे हुए फ्लावर पॉट के टुकड़े अच्छी तरह से देखो। सीआईडी पे इतने साल काम करके यही इज्जत मिली। क्या हुआ पंकज सर? कोई इज्जत चाहिए आपको? नहीं, वो सर, इसमें सिर्फ सड़ा हुआ कचरा है सर, और कुछ भी नहीं है सर। यहाँ पे थोड़ी देर और खड़ा रहना तो मैं बदबू के मारे शहीद हो जाऊंगा सर। कुछ नहीं होगा तुम्हें, काम पे ध्यान दो। ये क्या कर रहे हो? ये मेरा इलाका है, यहाँ मैं किसी और को कब्जा जमाने नहीं दूंगी। अरे कौन कब्जा करना चाहता है? मेरा बस चले तो मैं खुद यहाँ से सलट लूं। तो फिर मेरे इलाके में कचरा चुनकर ये मेरे पेट में लात क्यों मार रहे हो? अरे मेरी माँ, आपके पेट पे कोई लात नहीं मार रहा है, मैं खुद यहाँ पे अपनी नौकरी बचा रहा हूँ। देखो, तुम लोग जाओ यहाँ से, ये मेरा इलाका है, मैं किसी और को कचरा चुनने नहीं दूंगी। जाओ जाओ। हम लोग सीआईडी से हैं और इस कचरे में सुराग ढूंढ रहे हैं। हाँ? सीआईडी? रुक रुक, देखो जरा, चलो। सर, हाँ, सर पे पैर रख के भाग गई सर। आपको थोड़ा सॉफ्ट रहना चाहिए, आपको देख के डर के भाग गई। सर वो टाइम नहीं ना, वो कचरा। सर, हाँ? ये देखिए, ये कुछ गमले के टुकड़े मिले हैं। अच्छा, खून लगा हुआ है। हाँ दया, लगता है ये वही फ्लावर प्लॉट है जिससे खून हुआ है। अब ये खून शोभा का है या नहीं, ये तो फोरेंसिक लैब से ही पता चल जाएगा। लेकिन और भी तो कुछ होना चाहिए यहाँ पर, और कुछ होना चाहिए। देखो जरा, अच्छी तरह से देखो दोबारा। सर बाकी तो हमने हर जगह देख लिया सर, और ऐसा कुछ मिला नहीं। जो देखो तो सही। इधर यहाँ। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं निर्दोष हूँ साहब, मैं निर्दोष हूँ। कुछ नहीं किया तो हमें देखे भागी क्यों? वो साहब, बिरजू कह रहा था कि जब भी पुलिस वाले देखो ना तो अपनी जान बचाओ और भागो, पता नहीं फिर कब मुसीबत में फंस जाए। एक मिनट, देखो, किसी भी मुसीबत में नहीं फंसोगे तुम। इतना बताओ,
क्या सुबह तुमने यहां से कुछ कचरा उठाया था? हाँ? घबराओ मत, उठाया था कचरा? हाँ, उठाया तो था, इस थैले में ही है। दिखाओ जरा। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी, ये मेरी रोजी रोटी है साहब। अरे हमें उसका भजिया नहीं तलना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि उसके अंदर क्या है। इधर दो। खिलौने का बॉक्स है सर, एड्रेस भी लिखा हुआ है। ओह, तो ये है खूनी। कौन है? कौन है? अरे कौन है? यहाँ सामने आओ। कौन है? मनीष बाबू, हाँ, खिलौनों के साथ बहुत खेल खेल लिए, अब ये तुम्हारा खेल खेलना खत्म। मैंने आगे रास्ता बंद है। मैंने कुछ नहीं किया। अब ये बता, शोभा को क्यों मारा तुमने? मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। शोभा एक झगड़ालू औरत थी साहब, झगड़ालू औरत। हमेशा गालियां देती थी साहब, हर छोटी मोटी बात पे चिल्लाती थी, भद्दी भद्दी गालियां देती थी। आतंक था साहब उसका एक। हम सबको वो मेंटली टॉर्चर दे रही थी साहब, लेकिन फिर भी हम सबने सहा, हर बात को सहा साहब। जब तक ये बात घर के चार दीवारी तक थी तब तक तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ये बात साहब घर के चार दीवारी से बाहर निकल के मोहल्ले तक फैल गया। आए दिन लोग पड़ोसी हमारे पास आते थे कंप्लेन लेकर के, शोभा ने किसी का झगड़ा किया, मारपीट किया। तंग आ चुके थे साहब हम लोग, तंग आ चुके थे। फिर भी हमने शोभा को समझाने की कोशिश की, मगर वो नहीं समझती थी, नहीं समझती थी साहब। हमने तो थक के छोड़ दिया था ये सोचना कि उसे समझाना रोकना हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है साहब। बस सिर्फ इसी वजह से तुम लोगों ने उसकी जान ले ली? तो और क्या करता, और क्या करता साहब, बताइए आप मुझे। सोसाइटी वालों ने उसे तंग आकर के हमें नोटिस दिया घर खाली करने के लिए। अगर हम घर खाली नहीं करते इस सूरत में वो हमें पुलिस की धमकी दी। अगर ऐसा था तो डिवोर्स दे देते उसे मारने की क्या जरूरत थी? उसकी भी कोशिश की थी साहब, मैंने की थी मैंने, मगर उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसे डिवोर्स दिया तो वो मुझे कोर्ट में घसीट के ले जाएगी। मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का इल्जाम लगाकर वो मेरे ऊपर केस करने वाली थी साहब। मैं मजबूर था, कुछ नहीं कर पाया साहब। रितेश, शोभा तो तुम्हारी माँ थी ना? सर, माँ का प्यार इस दुनिया में सबसे बड़ा प्यार होता है सर, पर वो तो सिर्फ अपने आप से प्यार करती थी सर। उसकी जरूरतें, उसका घमंड सिर्फ उसके लिए ही था सर। इस वजह से जब उसे मेरे और मेरी गर्लफ्रेंड वानी के बारे में पता चला तो उसने इंसल्ट करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया सर। और इसलिए जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उसे ही मौत की नींद सुला दी तुमने, सिर्फ अपने खुशियों के लिए। हाँ? एक दिन रितेश मेरे पास आया एक सुझाव लेकर। उसने कहा कि पापा, अगर हमारी जिंदगी में शांति और चैन चाहिए तो शोभा की जिंदगी खत्म करनी होगी।
और इसके लिए तुमने अपने पड़ोसी किशोर और नवीन की मदद ली, जो शोभा के दुश्मन थे उसके बर्ताव की वजह से। हाँ, सिर्फ इनको ही नहीं दया, इन्होंने बाकी सारे लोगों से भी कांटेक्ट किया जिनका कोई ना कोई झगड़ा था शोभा के साथ। उन सबको अपने प्लान में शामिल कर लिया, शोभा को मारने के प्लान में। शीला के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? काव्या ने मुझे बताया उस दिन शीला और शोभा के झगड़े के बारे में, क्योंकि काव्या शोभा के साथ ही स्टोर में गई थी। तो तुम्हारे इस प्लान को अंजाम देने के लिए कोई बाहर वाला चाहिए था, और ये शीला इस काम के लिए एकदम परफेक्ट थी, और इसे शोभा से बदला लेना था, इसलिए ये भी मान गई। है? वैसे सारी प्लानिंग की कैसे तुम लोगों ने, बताओ जरा। नवीन ने ऑनलाइन पर ट्रॉली बुक की थी। डिलीवरी होने के बाद वो ट्रॉली और रिमोट वाणी को दिया था। वाणी पेशे से इंजीनियर है साहब। वो ट्रॉली और गमले को किस तरह से रखना है इसकी प्लानिंग उसने नहीं की थी, और फिर वो ट्रॉली और रिमोट लाके किशोर को दे दिया, और फिर काव्या और रितेश ने मिलकर वो गमले और ट्रॉली को ऊपर बैल्कनी में सेट कर दिया। तुम्हें कैसे पता चला कि ये शोभा बालकनी में किस वक्त आने वाली, कितने बजे? साहब, हर रोज सुबह 10 बजे एक भाजी वाला ठेला लेकर के हमारे बिल्डिंग के नीचे आता है, और शोभा उस पर बैल्कनी में खड़े होकर के खड़ी खोटी सुनाती थी साहब, चिल्लाती थी, झगड़ती थी उससे। बस मुझे उसी मौके का इंतजार था। और फिर मैंने मां को फोन किया। कभी एक बार भी नहीं सोचा कि शोभा के ऐसे स्वभाव के पीछे कोई वजह हो, कोई कारण हो सकता है उसे कोई दिमागी बीमारी हो जिसका इलाज हो सके। नहीं सोचा, तुम सब ने सिर्फ अपने ही बारे में सोचा, तंग आ गए उसके स्वभाव से, इलाज नहीं किया उसका, बस जान ले ली उसकी। कानून तुम सबको कड़ी से कड़ी सजा देगा। जस्ट होल्ड डाउन, वेट 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 वेट। क्या ऐसे हाथ पकड़िए, आप ऐसे पकड़िए, स्माइल, योर पोजीशन, यस सर, होल्ड डाउन, वन मोर प्लीज, फॉर सेकंड साइड, होल्ड इट होल्ड इट होल्ड इट, या सर, एक मिनट सर, आप लोग एक काम कीजिए, ऐसे हाथ पकड़िए, आप इनका हाथ पकड़िए, और आप यो का एंगल, यस, स्टैंड बाय। थैंक यू, कितनी अच्छी फोटोग्राफ है, देखिए ना, अच्छी है ना? आप लोग कॉफी पीजिए, मैं अभी फोटो देता हूँ। थैंक यू। नहीं, पहले मैं फोटो खिंचाऊंगी। अरे आप लोग लड़िए मत, आप सबको फोटोग्राफ मिलेगी, अच्छी सी फोटोग्राफ। आप लोग बढ़िया से पोज बनाइए प्लीज। यस, 1 सेकंड प्लीज। ओह सर, आप ऐसे नहीं, ऐसे खड़े हो जाइए, आप ऐसे पकड़िए, आप इनका हाथ पकड़िए, आप भी इनका हाथ पकड़िए। यस, रेडी, स्माइल, होल्ड 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 होल्ड, वन मोर प्लीज। आप अभी चेंज कीजिए। यस, बहुत बढ़िया, आप ऐसे ऐसे रखिए, हाँ, स्माइल, थैंक यू। आप लोग स्नैक्स लीजिए, मैं अभी फोटो देता हूँ। थैंक यू सर। एक फोटोग्राफ प्लीज। यस, थैंक यू। सर स्माइल कीजिए सर। ये हाथ ऐसे पकड़िए, मैम आप प्लीज एक साथ ऐसे आइए, आप नजदीक आइए, और आप भी। वन मोर प्लीज, वेट, थैंक यू। 30 मिनट में पहुंच जाएगा। ओके, हैव अ ग्रेट डे, बाय। मैंने इस फोटोग्राफर को मना किया था यहाँ पर आने के लिए, फिर से आ गया ये।
हाँ भाई, एक ग्रुप आया था, उनका हो गया भाई। हाँ भाई, दूसरा ग्रुप भी आया था, उनका भी हो गया भाई। कोई और भी आने वाला था क्या? मेरा मतलब है कि हाँ। वाह, आपकी और रोमियो की जोड़ी कमाल की है मैम। मैम एक फोटोग्राफ हो जाए, बस 2 मिनट में फोटोग्राफ हाजिर होगा। ओनली 50 रुपीज पर फोटोग्राफ। स्माइल मैम। देखिए प्लीज आप मेरा दिमाग मत खाइए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या मैडम जी, मैं आपका दिमाग क्यों खाऊंगा? बल्कि यहाँ खाने को इतना कुछ है, पेस्ट्रीज, बर्गर, केक्स, ना जाने क्या क्या। तो वहीं जाके खाइए ना, मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? प्लीज जाइए अब यहाँ से। हेलो मैडम, रोमियो से इतना प्यार और हमसे इतनी नफरत? छोड़िए। अरे देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, अपुन आपके लिए फोटोग्राफ फ्री में खींचेगा। हाँ, बस एक कॉफी और साथ में डिनर, सिर्फ मेरे लिए। नहीं चाहिए, बोला ना एक बार। जा सकते आप यहाँ से। कमाल करती है। मैडम जी, आपने अभी कुछ कहा? नहीं, वो क्या है ना, मेरी खुद से बात करने की आदत है। आप देखिए, आप झूठ बोल रही थी। मैंने अभी कुछ देखा है कि आप रोमियो से कुछ कह रही थी। आप बताइए, आप क्या कह रही थी मैम? भला मैं इस बेजुबान रोमियो से क्यों कुछ कहूंगी? और वैसे भी मैं किसी से भी बात करूं, आपको इससे क्या मतलब? अब हटिए यहाँ से। आपने कुछ कहा, आपको पता नहीं होगा कि आप क्या कह रही थी। ओके। बनी, बनी, बनी। यस मैडम। देख, वो देख, इस फोटोग्राफर को मैंने मना किया था यहाँ पर आने से। एक तो मेरी रेस्टोरेंट के सामने अपनी दुकान खोल ली, और आज देख वो उस लड़की को छेड़ रहा है। इसे अभी निकाल के बाहर कर। मैडम आप चिंता मत कीजिए, आज इसे मैं ठीक कर ही देता हूँ। रुक, मैं भी आती हूँ। जल्दी बोलिए। आप ऐसे लड़की के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। अगर आपने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करी ना, तो मैं तुम्हें जोर से चलाऊंगी। देखिए, देखिए, आप आवाज नहीं कीजिए। देखिए भाई लोग, अरे भाई साहब, ये मेरी बहन है, ये हमारे आपस का मामला है। अब देखिए भाई साहब, मेरी कोई गलती नहीं है, हमारा आपस का मामला है और कोई बात नहीं है। हाँ बहन जी, आप लोग जाइए, बस कोई दिक्कत नहीं है। क्यों बेटा, उस लड़की ने तेरे कान में क्या कहा था? बेटा सच सच बोल दे, वरना भाई को बता दूंगा। जल्दी बोल। दूर हट, तुझसे बात कर रहा हूँ। दूर हट। बोल दो भाई को। दूर हट, वरना अच्छा नहीं होगा। ए लफंगे, मेरी रेस्टोरेंट से अभी बाहर निकल। जल्दी बोल, लड़की ने तेरे कान में क्या बोला? तुझसे कितनी बार कहा है कि यहाँ मत आया कर। मारो इसे, वरना ये नहीं मानेगा। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हा? चल मेरे साथ। आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू तस्वीरें तो क्या, रोमियो की शक्ल तक भूल जाएगा। बनी भाई, गलती हो गई, अब नहीं करूंगा। बनी भाई, मैडम समझाओ इसको। मैं तो बस ऐसे ही मैडम। ऐसे ही बस क्या? किसकी इजाजत से तू यहाँ पे अपनी दुकान खोलकर बैठा है? हाँ, सॉरी मैडम, मुझे माफ कर दो। तू होता कौन है? सॉरी। बनी पकड़ो इसे, भाग रही है। ये लड़की ने ऐसे क्या बोल दिया, ये फोटोग्राफर उस पर इतना भड़क गया? और इस लड़की के जाते ही फोटोग्राफर रोमियो पे भड़कने लगा, जैसे रोमियो कोई जीता जागता इंसान हो। क्या हो क्या रहा था यहाँ पर? सर, मगर ये कैसे पता चलेगा? ये तो सिर्फ एक फुटेज है, इसमें आवाज नहीं आ रही है। ये कैसे पता चलेगा कि ये लोग क्या बोल रहे हैं? पंकज, थोड़ा सा फुटेज पर जूम करेंगे और लिप रीडिंग करने की कोशिश करेंगे, है ना? शायद उससे पता चल सकता है कुछ तो। फिर ये भी पता लगाना पड़ेगा कि ये फोटोग्राफर किसके साथ बात कर रहा था। फोटोग्राफर कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। गड़बड़ है ही ये फोटोग्राफर। सर, ये लड़की कुछ पी रही है। हाँ सर, लाश को पुतले से बाहर निकाल दिया। गुड। तुम एक काम करो, तुम और पंकज दोनों सीसीटीवी फुटेज अच्छी तरह से चेक करो, देखो नया कुछ मिलता है क्या। हाँ,
यस सर। तब तक हम लोग देख के आते हैं, चलो। ये देखिए सर, इस वाले हाथ में और इस वाले हाथ में यहाँ पे कुछ इंजेक्ट किया गया है। नीडल मार्क जैसे हैं। यहाँ पर भी है, और ये देखो पूरा नीला हो गया है। इसके होंठ भी नीले हैं, नाक में से खून आया है। जरूर इसे जहर देकर मारा है। लेकिन सर कैसे, वो भी इतनी भीड़ में? वही तो, किसने किसने किया ये? और फिर इस आइसक्रीम कोन के अंदर आया कहां से? जानती हैं इसे आप? नहीं साहब। तो फिर आपके रोमियो आइसक्रीम कोन में आया कहां से? मैं भी हैरान हूँ साहब। देखिए मैडम, सीसीटीवी फुटेज में हमने सब कुछ देख लिया है, तो बेहतर यही होगा आप सच सच बता दें कि ये है कौन। मुझे कुछ भी नहीं पता, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। तुम्हें कुछ नहीं पता और बाहर वालों को सब पता। ये कैसे? कौन बाहर वाला साहब? वही फोटोग्राफर जिसे हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा है, समझिए आप? योगेश, वो लफंगा साहब। अब वो फोटोग्राफर लफंगा बन गया, वो कैसे? सर, वो एक नंबर का बदमाश है। पिछले 2 हफ्ते से मैं उसे लेकर परेशान हूँ। एक तो मेरे ही रेस्टोरेंट के बाहर वो अपनी दुकान लगाकर बैठा है, मेरे ही ग्राहकों से रोमियो के साथ फोटो खिंचवाने के पैसे लेता है। तो इसमें क्या बुरा था? तुम्हारे कस्टमर्स का मनोरंजन करता था वो लड़कियों को छेड़ता भी था। और सर, एक औरत होने के नाते इतनी बड़ी कैफे चलाना कितना मुश्किल है, आपको भी पता है। सर, रोज यहाँ से कितने बदमाशों को भगाना पड़ता है। लेकिन हम आपकी बातों पर यकीन क्यों करें? आप बनी से पूछ लीजिए, ये यहाँ का गार्ड है। बताओ बनी, रोज हमें यहाँ से कितने बदमाशों को भगाना पड़ता है? सर मैडम बिल्कुल सच कह रही हैं सर। पिछले 2 हफ्ते से मेरा यही काम था सर, योगेश को यहाँ से बाहर निकालना। मैं रोज उसे भगाता था, लेकिन बेशर्मों की तरह फिर वापस चलाता था सर। क्यों? सर, उसे पैसे जो कमाने थे मेरे ही ग्राहकों से। सर, लगता है ये योगेश पैसों के अलावा किसी और कारण से भी यहाँ पे आता था। हाँ, और फिर हमने उसे देखा भी है सीसीटीवी फुटेज में, रोमियो आइसक्रीम कोन के साथ बात करते हुए, है ना? शायद वो जानता था उस आइसक्रीम कोन के अंदर कुछ था। बनी, तुम योगेश के पीछे भागे थे, है ना? क्या हुआ फिर? जब मैं उसके पीछे भाग के गया तो चल जल्दी। तुम गाड़ी के बारे में कुछ बता सकते हो? किस रंग की गाड़ी थी, क्या नंबर था, क्या मॉडल था? गाड़ी बहुत बड़ी थी और सर जीप जैसी। और हाँ सर, गाड़ी लाल रंग की थी, लेकिन सर नंबर शायद उस गाड़ी में नहीं था। लाल रंग की गाड़ी, जीप जैसी। सर, कहीं ये गाड़ी जेजे सीरीज की तो नहीं थी? क्योंकि लाल रंग का मॉडल तो सिर्फ जेजे सीरीज में होता है। लाल रंग का मॉडल, जेजे सीरीज, वही ना? वो पुरानी गाड़ी जिसे ये ऑटोमोबाइल डिजाइनर नहीं बना देता। यस सर। क्या नाम है उस डिजाइनर का? सर राजू नाम है उसका। राजू? सर वो एक ही मैकेनिक है जो ऐसी गाड़ियां बदल के उसकी मरम्मत करके उसको नहीं करता है। वैसे ये आइसक्रीम कोन काफी नया लगता है मुझे। 3 महीने पहले ही लिया था। 3 महीने पहले लिया था और फिर भी इतना नया? वो कैसे? रोमियो को हम सिर्फ 2 घंटे के लिए बाहर रखते थे सर। कितने बजे से? सर 3 से 5 के बीच में, और यही टाइम था जब कस्टमर ज्यादा आते थे सर। और बहुत ही जल्दी रोमियो सारे ग्राहकों का चहेता बन गया था सर। कम समय में चहेता बन गया था। वैसे रोमियो के पेट के अंदर काफी जगह है किसी इंसान को अंदर सोने के लिए। और ये देखिए सर, इसके इस वाले हाथ में यहाँ पे ये छेद भी है।
ये क्या? क्या जानती हैं आप इस छेद के बारे में? नहीं नहीं साहब, मेरा यकीन कीजिए, जब मैंने इसे खरीदा था इसके अंदर सिर्फ रुई और स्पंज भरा था। कुछ नहीं पता। सर मैडम बिल्कुल सच कह रही हैं सर। आप वकील हैं इनके या गार्ड है? वैसे ये पपेट कहाँ से खरीदा था? सर सुरेश पपेट वाले से। कहाँ पर है ये सुरेश पपेट वाला? चौराहे पर। एक बात अच्छी तरह से ध्यान में रखना, जब तक इस केस की तहकीकात पूरी नहीं होती आपका ये कैफे बंद रहेगा, सील्ड, ठीक है? जी सर। सर सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिला है। अच्छा चलो देखते हैं, चेक करो निखिल। सर कुछ मिला नया? हाँ सर, बहुत कुछ। क्या? एक तो सर इसने मिल्कशेक यहां से नहीं लिया सर, किसी जीजोस कॉर्नर से लिए। और कुछ? और सर ये लड़की रोमियो से कुछ कह रही थी। रोमियो से? क्या? इसके होठों के मूवमेंट से ऐसा लग रहा है कि ये कह रही थी आज रात ड्यूटी। ये देखिए सर। रात ड्यूटी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों रात को मिलने की बात कर रहे थे? लेकिन इससे एक बात तो पक्की है कि ये लड़की और रोमियो एक दूसरे को जानते हैं। सर मतलब ये लड़की रोमियो को मिलने यहाँ पे आई थी, लेकिन सर ये ड्यूटी का क्या चक्कर हो सकता है? ये तो लड़की बता सकती है। वो झगड़े वाला फुटेज दिखाओ। ये सर। हो क्या रहा है इन दोनों के बीच में? कुछ पता चला ये क्या कह रहे थे? ये दोनों क्या कह रहे हैं ये तो समझ में नहीं आ रहा सर। ये फोटोग्राफर का कुछ पता चला? किसके साथ बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। इसने अपने हाथों से मुंह ढक के रखा है। ये देखिए सर। और सर ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ये रोमियो से क्या कह रहा था। हो सकता है ये लाल गाड़ी वाले के साथ बात कर रहा हो। वरना इतनी जल्दी वो गाड़ी उसे वहां से लेके कैसे चली गई? ये लाल गाड़ी वाला आसपास ही कहीं खड़ा होगा, कहीं आसपास ही। पता लगाना पड़ेगा ये लाल गाड़ी है किसकी, और ये बताएगा हमें वो ऑटोमोबाइल डिजाइनर राजू। और फिर इस लड़की के बारे में भी पता लगाना पड़ेगा जीजोस कॉर्नर से। एक्सक्यूज मी। अरे सीआईडी दया सर, एसीपी साहब, आप लोग यहाँ क्या लेंगे सर? कुछ चाय कॉफी? चाय कॉफी तो नहीं, हम ये मिल्कशेक के बारे में कुछ जानने आए हैं। मिल्कशेक के बारे में? निखिल, इस लड़की को जानते हैं? जी सर, ये तो पल्लवी मैडम है। वो हमारे यहाँ रोज आती है दिनेश के साथ। क्या बताओ सर, क्या जोड़ी है उनकी। वो दोनों यहाँ पे रोज आते हैं और घंटों तक बैठे रहते हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले। तुम इसे जानते हो? ये तो दिनेश है। दिनेश मर गया? एक बात बताओ, दिनेश और पल्लवी हर रोज यहाँ मिलते थे? जी सर, पर पिछले 2 हफ्ते से सिर्फ 1 ही घंटे के लिए आते थे, 5:30 से 6:30। क्यों? पल्लवी मैडम को नई नई नौकरी मिली थी ना, कहीं नाइट शिफ्ट में जाती थी। अच्छा, ये पल्लवी मैडम कहाँ पे काम करती है, कुछ मालूम है? नहीं सर, वो तो नहीं मालूम। कोई नंबर वगैरह तो नहीं होगा आपके पास? नहीं, नंबर भी नहीं है मेरे पास। कुछ नहीं मालूम। शाम को 3 और 5 बजे के बीच रोमियो स्नैक्स में रोमियो आइसक्रीम कोन को 2 घंटे के लिए बाहर रखा जाता था। कहीं ये दिनेश उस आइसक्रीम कोन के अंदर खड़ा तो नहीं रहता था 2 घंटे के लिए 5 बजे तक, और फिर 5:30 बजे यहाँ आके पल्लवी से मिलता था। और सर ये योगेश पिछले 2 हफ्तों से रोमियो स्नैक्स में आता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले 2 हफ्ते में इन तीनों का मतलब योगेश, दिनेश और पल्लवी की आपस में कोई जान पहचान हुई हो? बिल्कुल हो सकता है। और फिर योगेश और पल्लवी दोनों जानते थे कि दिनेश उस आइसक्रीम कोन के अंदर खड़ा रहता है। और इसीलिए इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ।
क्योंकि योगेश को शक होने लगा था कि पल्लवी सब कुछ जानती है। सबसे बड़ी अजीब बात यह है दया, वो जो रीमा है ना, उस रोमियो स्नैक्स की मालकिन, उसने तो बताया था ये रोमियो आइसक्रीम कोन पूरा फोम और स्पंज से बना हुआ है, उसमें तो कोई हो ही नहीं सकता है, आदमी तो छोड़ो कुछ भी नहीं। और फिर भी दिनेश उसमें था, दिनेश की लाश भी वहां से मिली। समझ में नहीं आ रहा था दिनेश ऐसी कौन सी नौकरी कर रहा था, ये 2 घंटे की ऐसी क्या मजबूरी थी? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों एक ही नौकरी कर रहे थे, कि दिनेश दिन में नौकरी करता था और पल्लवी रात को? पता लगाना पड़ेगा दया, ये पल्लवी किसकी और कौन सी नौकरी करती थी रात को। राजू, अरे साहब, आप गाड़ी खराब हो गई क्या? हमारी तो गाड़ी नहीं खराब हुई है, लेकिन किसी की गाड़ी बंद करवानी है। अरे ये जेजे सीरीज टाइप की गाड़ियां तुम ही बनाते हो ना? पहले बनाता था, अभी बनाता नहीं, सिर्फ मरम्मत करता हूँ। वो क्या है ना साहब, 10-10 हजार का हेडलाइट आता है, काम पूरा होने के बाद ना मजदूरी मिलती है ना टाइम पे पैसा मिलता है। पर हाँ साहब, आज एक गाड़ी आई थी, उसने पैसा पूरा दिया। मतलब जेजे सीरीज की गाड़ी यहाँ आई थी? जी। वो लाल कलर की गाड़ी थी? जी साहब, वो कुछ हेडलाइट का प्रॉब्लम था, मैंने तो मना किया साहब, लेकिन वो पीछे ही पड़ गए मेरे। सर कहीं ये योगेश तो नहीं? ये था वो? हाँ यही तो था वो। इसके साथ में कोई और भी था? हाँ साहब, एक ड्राइवर था। दिखने में कैसा था? साहब मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। गाड़ी के हेडलाइट बना रहे थे और ड्राइवर को देखा नहीं? साहब मैं सच बोल रहा हूँ, बड़ा अजीब ड्राइवर था, 1 मिनट को भी गाड़ी से नहीं उतरा साहब। गाड़ी का सारा शीशा काला था। अब बताओ कोई देखे भी तो कैसे देखे? अरे कुछ तो देखा होगा भाई। साहब उसने काले रंग की टोपी पहनी थी और आंखों पे काले रंग का चश्मा भी पहना था और मुंह काले कपड़े से ढका हुआ था। साहब सब कुछ इतना काला था, मेरे को तो दिन में अंधेरा दिख रहा था। अच्छा, ये योगेश ड्राइवर से कुछ बातचीत कर रहा था, सुना था तुमने? वो मैं बिल लेकर गया ना, तो ये योगेश वो गाड़ी का खिड़की पे खड़ा था। भाई मुझे ऐसे मत छोड़िए भाई मैं कहाँ जाऊंगा? भाई गलती हो गई भाई अब नहीं होगी भाई। मुझे तेरे जैसे निकम्मे से नहीं उलझना। किसने बोला था इतना बड़ा कांड करने के लिए? भाई माफ कर दो भाई। साहब वो बिल पे नाम नंबर लिखने का। ये ले भाई माफ कर दो भाई मुझे मत छोड़ो भाई। बोला ना निकाल भाई। और फिर साहब ड्राइवर ने मेरे मुंह पर ढेर सारा पैसा फेंका और चला गया। और ये योगेश? वो भी साहब उस गाड़ी के पीछे भागता हुआ चला गया। जब बिल दिया था उसको तो उसका नाम नंबर कुछ तो लिखा होगा ना? हाँ साहब, वो तो बिल भी उसने नहीं लिया, मेरे पास ही रखा है, मैं अभी लेकर आता हूँ। मतलब सर, ड्राइवर जानता था कि योगेश ने रोमियो स्नैक में कुछ गड़बड़ की है? गड़बड़ की है या खून किया है, यही पता लगाना है। ये साहब ये है बिल। अरे वाह सर, ये इधर तो नंबर है, अब तो हम खूनी तक यूं पहुंच जाएंगे। जरा नंबर लगाओ, ये 1143 6183278। सर नंबर तो मौजूद ही नहीं है, अभी तो खूनी तक पहुंचना मुश्किल हो गया। सर लगता है योगेश ने गलती से अपना सही नंबर यहाँ पे लिख दिया और फिर उसे आधे में छोड़कर और मिटाकर नीचे गलत नंबर लिख दिया। अब इस अधूरे नंबर से हम सही नंबर तक पहुंचेंगे। इस नंबर के आसपास जितने भी नंबर कॉम्बिनेशन में बनते हैं ना, सब पे फोन करो और तब तक ट्राई करते रहो जब तक सही नंबर ना मिल जाए। और ये काम तुम करोगे पंकज। सर ले बेटा, तेरी तो निकल पड़ी। सर ठीक है, तुम नहीं, तुम दोनों करोगे। आप लिया तारीख का? हाँ सर। कितना है? 3 इंच। गुड। अब एक काम करो, दिनेश के हाथ में जो पाउडर मिला था ना, उसे जरा चेक करो। हाँ। क्या बात है डॉक्टर साहब, आज आप लाश से दूर बैठे हैं। क्या इस पुतले ने आपका भी दिल जीत लिया है क्या? भाई साहब, रोमियो ने दिल जीता है या नहीं जीता है तो पता नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जरूर सालुके को खरीद लिया। मन में आया जब नचा लिया, मन में आया जब बिठा दिया। अरे कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, नाचते तो हम आपके इशारों पे हैं। नहीं, मुझे नचाने का कोई शौक नहीं है, मुझे यहाँ पर आपको हकीकत बताने का शौक है बस। हाँ, तो बताइए आज की हकीकत क्या है? आज की हकीकत ये है कि ये दिनेश एक जबरदस्त ड्रग एडिक्ट था।
नशीली दवाइयों का सेवन किया करता था और उसी नशीली दवाई की वजह से इसकी मौत हो गई। ये देखो, इसके हाथ में वो दवाइयों का एक इंजेक्शन है और इसे कहते हैं एम और फिक। सर कैसे? मतलब इसने अपने आप को इंजेक्शन दिया या किसी और ने दिया? किसी और नहीं दिया होगा जयवंती, वरना जिस तरीके से ये रोमियो के पुतले में बैठा था, अपने आप इंजेक्शन लगाना तो जरा मुश्किल दिख रहा है। क्यों सर? बिल्कुल ठीक है। इस दिनेश की मौत हुई है 4 बजे और उसे एम ऑर्फिक नाम के ड्रग का इंजेक्शन दिया गया है 3 से 3:15 बजे के बीच। मतलब जब ये रोमियो का पुतला बाहर रखा जाता था लोगों के मनोरंजन के लिए 3 से 5 बजे के बीच। सर ऐसा कैसे हो सकता है? पूरे सीसीटीवी फुटेज में कहीं भी किसी के हाथ में इंजेक्शन नहीं दिखा और ना ही किसी ने इसे इंजेक्शन देने की कोशिश की। सारुके साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे कुछ? नहीं, मुझसे कभी कोई गलती नहीं होती है। मुझे दोबारा चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? आज तक हुआ है कभी ऐसा? नहीं, वो क्या है? नहीं, सीडी हम लाए थे एक्चुअली। रखो अपने पास। तो रखो। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा तारिका जी, फुर्सत मिले तो। अरे इसमें गुस्सा करने की क्या बात है सारुके साहब, आगे बताइए आप। आ गए। ये रोमियो, इसके अंदर की तरफ सिर्फ दिनेश के फिंगरप्रिंट्स, लेकिन इसके बाहर की तरफ बहुत सारे लोगों के फिंगरप्रिंट्स हैं। सर वो इसलिए कि रोमियो स्नैक्स में जो भी ग्राहक आते हैं वो रोमियो के साथ में तस्वीरें खिंचवाते हैं। और इन्हीं फिंगरप्रिंट्स में एक फिंगरप्रिंट्स होगा हमारे उस खूनी का। और खास तौर पर वो फिंगरप्रिंट्स चेक करो जिन्होंने 3 से 3:15 बजे के बीच इसके साथ फोटोग्राफ खिंचवाए। करेक्ट। और ये जो होल है ये 3 बाई 3 इंच का है। अब इस 3 बाई 3 इंच के होल से इस केस का क्या लेने देना? तारिका, तुम समझाओ यार इसे, तुम समझाओ। हाँ, आप ही समझा दीजिए तारिका जी, समझा दीजिए आप। जी बात यह है कि दिनेश के राइट हैंड पे से हमें ड्रग्स के कुछ ट्रेसेस मिले, तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जरूर इस छेद के जरिए किसी ने इसके हाथों पे से ड्रग लिए होंगे या दिए होंगे। तो कहीं वो पल्लवी इसे ड्रग देने तो नहीं आई थी? हो सकता है ये पल्लवी ड्रग्स का बिजनेस करती हो। सर लेकिन पल्लवी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड हो या ना हो, लेकिन इस पल्लवी को ढूंढना बहुत जरूरी है। हो सकता है ये दोनों इस ड्रग के धंधे में शामिल हो और हमें ये पता लगाना है कि ये दिनेश रोमियो के अंदर कर क्या रहा था और उसे ये इंजेक्शन दिया किसने। अरे यार, कहाँ फंस गया हूं मैं? ये नंबर कैसे मिलेगा? इतने सारे नंबर में से योगेश का नंबर कैसे मिलेगा? मिल गया पंकज, मिल गया। हाँ, 17220670, इसे ट्रेस कर जल्दी। यहाँ पे किसका फोन बज रहा है? ये आपका फोन बज रहा है। रेडी सर, काम के टाइम में मेरे साथ मजाक मत करो प्लीज। पंकज, कुछ भी बोलता है? अरे हाँ, ये तो मेरा ही नंबर है। This number is not in existence. फोन उठा जल्दी जल्दी जल्दी। उठा जल्दी से, फोन उठा। मुझे क्यों फोन कर रहे हो? रेडी सर, क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सर, अगर हमें नंबर नहीं मिला ना तो हमारी नौकरी गई। पंकज, अगर मेरी नौकरी चली गई ना तो मेरी वाइफ मुझे कच्चा चबा जाएगी। हाँ। सुरेश तो दिख नहीं रहा है। हमें आते हुए देखकर भाग तो नहीं गया? नमस्ते, ये बेल बजाना बंद कीजिए। सुरेश जी सो रहे हैं। जगाओ सुरेश जी को। भला क्यों?
आप लोग कौन हो? उसे जल्दी उठा, वरना अलार्म की ऐसी घंटी बजाऊंगी ना, जिंदगी भर के लिए सोना भूल जाएगा वो। बोल उसे सीआईडी से आए हैं। सीआईडी? सर, आप लोग यहाँ? लेकिन मैं तो एक मामूली पपेट बनाने वाला हूँ। ये देखो, ये पपेट भी तुमने बनाई है? जी हाँ, ये तो रोमियो है। मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है रीमा जी के लिए। किन सब चीजों से बनाया था ये? मेरा मतलब है ये इसका डिजाइन वगैरह ये तुमने दिया था? हाँ सर, ये सारे पपेट मैंने अपने हाथों से ही बनाया है। नहीं वो ठीक है, हम ये पूछ रहे हैं ये जो पपेट के अंदर भरते हो ना, वो रुई स्पॉन्ज, वो इसमें भरना भूल गए थे क्या? बिना रुई और स्पॉन्ज के तो पपेट बन ही नहीं सकता। ये क्या है? इसके हाथ पे छेद है और ये पूरा खोखला है, एक आदमी आ सकता है इसके अंदर। साहब मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। कुछ नहीं किया? ये दिनेश है। इस आदमी की लाश हमें रोमियो के अंदर से मिली। इसको जानता है? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानता। नहीं जानते? तो फिर दिनेश की लाश तुम्हारे बनाए हुए रोमियो के अंदर कैसे मिली? रोमियो को मैं जानता हूँ, रोमियो को मैंने बनाया, लेकिन उसके अंदर जिस आदमी की लाश है उसको मैं नहीं जानता। याददाश्त हिल गई इसकी। एक काम करते हैं, तुमको ब्यूरो ले चलते हैं, वहां तुम्हारे सर की अच्छी सी मालिश होगी, सब याद आ जाएगा। चलो। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, सर मुझे माफ कर दीजिए। मैंने रीमा वाले रोमियो में ऐसा कुछ भी नहीं किया था। रीमा वाले रोमियो में नहीं किया था? तो फिर किसके रोमियो में किया था? 2 हफ्ते पहले एक मैडम यहाँ पर आई थी। उन्होंने अपना नाम पल्लवी बताया था। उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए और मुझे रोमियो का डुप्लीकेट बनाने को कहा। उन्होंने ये भी कहा था कि उसे खोखला रखना। तो पल्लवी के लिए तुमने ऐसा ही रोमियो बनाया जो अंदर से खोखला था और जिसके एक हाथ पे छेद था, 3 बाई 3 का। हाँ साहब, लेकिन साहब मैंने उसके एक हाथ में छेद नहीं बल्कि दोनों हाथों में 3 बाई 3 के छेद बनाए थे। क्या? 2 छेद? मतलब तुमने 2 रोमियो बनाए, एक रीमा के लिए और एक पल्लवी के लिए? हाँ साहब, अगर पल्लवी मैडम मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं देती तो मैं ये काम कभी नहीं करता। साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था साहब कि उस पपेट का वो लोग गलत इस्तेमाल करेंगे। लगता है इस रीमा ने हमें पूरी बात नहीं बताई है। वो रोमियो वाले पपेट को उसने किसी लोकल दर्जी से खाली करवाया होगा और एक हाथ पे उसने वो 3 बाई 3 का छेद भी बनवा दिया। ड्रग्स के लेन देन के लिए। हमें इस दूसरे रोमियो को ढूंढना होगा जो पल्लवी ने बनवाया है। हेलो, पता चल गया? अच्छा, नहीं तो ठीक है, ठीक है, गुड जॉब, वेरी गुड। क्या हुआ? वो राजू के गैराज से जो हमें गलत नंबर मिला था ना, उसके कॉम्बिनेशन से सही नंबर पता चल गया है। योगेश का नंबर है। तब तो योगेश सीसीटीवी फुटेज में किससे बात कर रहा था उसके बारे में पता चल गया होगा? नहीं, उसका नंबर स्विच ऑफ है, लेकिन वो कहाँ ये पता चल गया है। कहाँ? HR में। अभिजीत, ये तो वही JJ सीरीज वाली गाड़ी है जिसमें योगेश भागा था। रीमा? रीमा घबराओ मत, हम CID से हैं। आओ, आराम से बाहर आओ। बाहर निकल, बाहर निकल। आओ, घबराओ मत, आराम से बाहर आओ। आराम से, घबराओ मत। अरे सर पीछे, सर पीछे, सर लाश, लाश, लाश। योगेश? ये मर चुका है। रोमियो? इसमें भी लाश है। पल्लवी? हम लोग सही थे। ये लड़की इस रोमियो के अंदर बैठ के
ड्रग्स बेचने का काम कर रही थी। होठ भी नीले हैं, नाखून भी नीला, और ये हाथ पे सुई का निशान। बिल्कुल दिनेश की तरह मारा गया इसको। मयूर, बॉडी इसको फॉरेंसिक लैब भेज दो। सर, आप कुछ बता सकती हैं कैसे हुआ ये सब? सर मैं क्या बताऊं, मुझे तो किसी ने किडनैप करके यहाँ गाड़ी पे लाके छोड़ दिया। आपने तो उसे देखा नहीं होगा क्योंकि आपकी आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई थी। जी सर। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि इन दोनों को मारा किसने। सर जैसे ही गाड़ी यहाँ पर आकर रुकी, मैंने बाहर गोली चलने की आवाज सुनी और पीछे गाड़ी का दरवाजा खोलने की आवाज सुनी। फिर किसी ने भारी सामान रखा बाहर, तो मुझे लगा गोली चली है, इसका मतलब लाश ही होगी। लगता है झूठ बोल रही है। मुझे भी यही लगता है। अगर किसी तीसरे ने योगेश और पल्लवी का खून किया होता तो गाड़ी यहाँ क्यों छोड़ जाता, लेकिन निकल जाता। दे खून। कौन है तू? पीसी? नशीली दवाएं बेचने वाला यहाँ इस हालत में? अभी अभी जेल से छूटा ना तो फिर भी चैन नहीं। गोली किसने मारी तुझे? सर मैं आपको सब सच बताता हूँ सर। वैसे आप लोगों को तो सब अंदाजा लग ही गया होगा, लेकिन मैं फिर भी सब बताता हूँ। दरअसल जेल से बाहर आकर रीमा, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, उसको अपने ड्रग्स के काम में इस्तेमाल करने लगा, लेकिन उसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था सर। रोमियो स्नैक्स को ड्रग्स का अड्डा बना के? क्यों? जी सर। फिर सर एक दिन से मुझे फोन आने लग गया कि मेरे ड्रग्स में मिलावट है। मैं चौंक गया। फिर मैंने योगेश को काम पर लगा दिया, दिनेश पर नजर रखने के लिए। नजर रखने के लिए या दिनेश को मरवाने के लिए? नहीं सर, मैंने दिनेश को नहीं मारा। मुझे योगेश ने बताया कि उसने पल्लवी को रोमियो से बात करते देखा। फिर मैं पल्लवी पर नजर रखने लगा और उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया सर। यहाँ आके पल्लवी का खून कर दिया? क्यों? नहीं सर, मैंने पल्लवी को भी नहीं मारा, लेकिन सर जब मैं यहाँ पहुंचा तो मैं पल्लवी को ढूंढने गया और जब लौटा तो देखता हूं कि मेरी गाड़ी की बैक सीट में रोमियो पड़ा है। और जब रोमियो को पलटा तो अंदर पल्लवी थी। मैं चौंक गया। पल्लवी? भाई भाई मुझे मत छोड़िए भाई, मैं मर जाऊंगा भाई। भाई मेरा क्या होगा भाई? भाई 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 अब नहीं होगा भाई। तू मेरे और मेरे धंधे के लिए मुसीबत बन चुका है। पल्लवी को तूने मारा ना? पल्लवी मर गई? तूने ही मारा? मैंने पल्लवी को नहीं मारा भाई। फिर पता नहीं कहीं से मेरे ऊपर किसी ने गोली चलाई और मैं गिर पड़ा। फिर आपकी गाड़ी देखकर मैं यहाँ आकर छुप गया। गोली किसने चलाई तुम पे? मैंने चलाई। मैंने चलाई थी गोली। अच्छा, आपके हाथ तो बंधे हुए थे। खुद बांधे थे ना। हमारी गाड़ी को आते देख अपने हाथ बांध लिए और आंखों में पट्टी बांध ली। क्यों? जी सर, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको कैसे पता? जिस तरह आसानी से तुम्हारे हाथ की रस्सी खुल गई, पता चल गया। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? पीसी की जगह ड्रग्स का धंधा करना चाहती थी तुम, इसलिए दिनेश और पल्लवी को रास्ते से हटा दिया। क्यों? नहीं सर, मैंने पल्लवी और दिनेश को नहीं मारा। मुझे घिन आती है सिर्फ पीसी और इसके धंधे से। मेरी दुश्मनी सिर्फ पीसी के साथ है क्योंकि इसने मेरा इस्तेमाल किया, इसीलिए मैं इसे मारना चाहती थी। तुम्हें पता कैसे चला कि पीसी तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है?
जिस दिन मैंने दिनेश की लाश रोमियो के अंदर देखी, उसी दिन मुझे शक हो गया था कि इसने अपने गंदे कारनामे फिर से शुरू कर दिए। आपने हमें इस पीसी के बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं पीसी से प्यार करती थी सर, लेकिन इसने मुझे धोखा दिया और इसीलिए मैं अपना बदला खुद ही लेना चाहती थी। लेकिन मैं पीसी को किसी गलत इल्जाम में फंसता हुआ नहीं देख सकती सर, चाहे वो मेरे साथ कुछ भी करे। दिनेश और पल्लवी का खून इन लोगों ने नहीं किया तो फिर किसने किया है? खूनी कौन है? हाँ साड़ू साहब। क्या हुआ सर? क्या बताऊं तारिका, क्या हुआ? सर आप कब से हंसे जा रहे हैं? ऐसे क्या देख लिया आपने जो ऐसे हंस रहे हैं आप? अरे मैंने अभिजीत का उतरा हुआ चेहरा देख लिया है। मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता था। आने दो कैसा चेहरा उतरता है उसका। मालूम था मेरे को, एक नए दिन साड़ू के साथ पागल हो ही जाएंगे। साड़ू के साथ हम यहाँ आपके लिए भागते हुए आए हैं। यहाँ एक नहीं तीन खून हुए हैं और आप हंस रहे हो। तो क्या करें? हंसे नहीं तो क्या करें भाई, मैंने कुछ ऐसा देख लिया है कि हंसी आ रही है। तुम्हें बताना चाहता हूँ, देखो 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 ये देखो, तुम लोग जो सीसीटीवी फुटेज की बात कर रहे थे ना, सही है, एकदम सही है। ये देखो यहाँ पर वाटर मार्क भी है रोमियो, है ना? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ नहीं है दोस्त, यहाँ पर फुटेज पर वाटर मार्क है, लेकिन इससे अगले वाले टेप में कुछ नहीं। 3 से 3:15 के बीच में कोई वाटर मार्क नहीं। इसका मतलब यह है कि इस फुटेज के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। देखो देखो देखो, अच्छे से दिखाई देगा। देखो कट देखो देखो, फुटेज तो बदल दी गई। हाँ फुटेज तो बदल दी गई है। सर इसका मतलब? इसका तो एक ही मतलब हो सकता है। अरे यार समझा कर ना, अरे मैं तुझे माल नहीं दे सकता यार अभी। अरे समझा कर, धंधे में मंदा है। अरे तू ये वहां कौन है? सुन, मैं तुझसे बाद में बात करता हूं। बट क्यों बनी? रोमियो को देखकर पसीने छूट गए? खेल खत्म। सर 3 महीने पहले यहाँ नौकरी ज्वाइन की, तभी मुझे शक हो गया था कि यहाँ जरूर कोई घोटाला है। एक दिन जब मैं रोमियो को रेस्टोरेंट के बाहर रखवा रहा था, उस दिन मुझे लगा कि रोमियो सच में बहुत भारी है। उस दिन से मैंने रोमियो पर नजर रखनी शुरू कर दी और मेरा शक सच हो। रोमियो के जरिए यहाँ ड्रग्स का धंधा हो रहा था और मुझे बाद में यह भी पता चला कि रीमा मैडम को इसके बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं। तब मैंने सोचा कि पैसा कमाने का इससे अच्छा मौका नहीं है। एक दिन मैंने स्टोर रूम के बाहर दिनेश को रोमियो के अंदर से निकलते हुए देखा। बता किसके लिए काम करता है? और दिनेश से पता चला कि वो पीसी के लिए काम करता था, ग्राहकों को ड्रग्स पहुंचाने का काम करता था। और फिर तुमने उसे अपने लिए भी काम करने के लिए कहा है ना? हाँ सर, लेकिन दिनेश ने पहले मुझे अपनी दोस्त पल्लवी से बात करने के लिए कहा। ये लीजिए, बात करिए। और उसके बाद मैंने दिनेश के माल में मिलावट करनी शुरू कर दी और रोमियो का दूसरा पपेट बनवाकर पल्लवी को उसमें खड़ा करके दुकान के पीछे 2 घंटे नाइट शिफ्ट करने को कहा। तो दिनेश को क्यों मारा? वो योगेश जब दुकान के बाहर तस्वीरों के बहाने रोज आने लगा तो मैं डर गया था। मुझे लगा कि मेरी मिलावट के बारे में पीसी को पता चल गया है, इसलिए मैंने दिनेश को मार दिया और सारे सीसीटीवी फुटेज बदल दिए। और पल्लवी, उसे कैसे मारा? मुझे पता चल गया था कि पीसी पल्लवी पर नजर रख रहा है। मैंने पल्लवी को चौकन्ना होने को कहा और उसके बाद पल्लवी को
HR मिल्स में बुलाया, वो भी अकेले। और मुझे पता था कि पीसी वहां पर जरूर आएगा, लेकिन उससे पहले मैं वहां पहुंच गया और पल्लवी को मार दिया और पल्लवी की लाश को पीसी की ही गाड़ी में डाल दिया ताकि शक पीसी पर हो। वाह रे वाह, सिक्योरिटी गार्ड। तुम तो एक सिक्योरिटी गार्ड थे, रक्षा करने वाले, मगर क्या किया तुम? खून पे खून किए, 3 खून। अगर फांसी से भी कड़ी सजा होती ना तो भी तुम्हारे लिए कम होती। अब सड़ते बैठना जेल की सलाखों के पीछे, फांसी का ऑर्डर आने तक।